हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और अपने जो सेशन हम जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज हाउ टू स्टडी माइनिंग बिजनेस। उसमें आज जो है दैट इज सेशन 7। अभी तक हम लोग सेशन 1 से सेशन 6 कवर कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने 6 ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को समझा जो कि माइनिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने वो सेशन 1 से सेशन 6 तक अभी तक नहीं देखा है और पहली बार हमारे चैनल में लैंड किए हैं और सेशन 7 में डायरेक्टली आप लोगों लैंड किए, तो मैं आई बटन में उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा। मैंने माइनिंग बिजनेस बोल के एक प्लेलिस्ट बनाया है। वो प्लेलिस्ट में आपको सेशन 1 से लेके सेशन 6 तक और ये सेशन 7 भी सब एक साथ आपको मिल जाएगा। तो आप सीक्वेंशली 1 बाय 1 करके पूरे फैक्टर्स को एक एक करके समझ सकते हैं, जिससे कि माइनिंग बिजनेस के बारे में आपकी क्लियरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, सेशन 7 को, और देखते हैं कि सेवेंथ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा क्या है जो कि माइनिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो सेवेंथ फैक्टर है कि इंटीग्रेटेड माइनिंग कंपनीज हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी जो इस कंपनी के पास इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस होगा उनके पास ऑटोमेटिकली एक माइनिंग का एडवांटेज हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। अब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट होगा, क्या होगा, उसको समझते हैं। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड माइनिंग कंपनी विच प्रोड्यूसेस mineral ores and produces finished metal using its in-house ore enjoys better profit margin। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका माइनिंग बिजनेस है, तो माइनिंग बिजनेस में आप माइनिंग करके ओर तो खुद ही निकाल रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। अब क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप और जिसको आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप किसी और मेटल बनाने वाली कंपनी को आप बेच दो और वहां पर और बेच के आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लो। वहां पर मार्जिन आपको बहुत कम मिलेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा एंड बहुत सारे आपको चैलेंजेस होंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है आपके पास कि आप थोड़ा सा और मेहनत करो, एक मेटल प्रोडक्शन का एक यूनिट बैठाओ कि जो ओर आप खुद माइन कर रहे हो उसी ओर को इन हाउस यूज करके वहां से आप कुछ मेटल्स, फिनिश्ड मेटल बना पाओ। सिंपल तौर पे अगर आप मान लो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप स्टील का प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील, आयरन इज स्टील। तो अगर आपने स्टील का प्लांट लगा लिया तो आयरन ओर आपके पास खुद के पास है, तो आप वहीं से रॉ मटेरियल सोर्स कर सकते हो और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के एक बेटर मार्जिन कमा सकते हो। तो इसको बोलते हैं कि आपका बिजनेस क्या हो गया, फुल्ली इंटीग्रेटेड हो गया, कि फिनिश्ड प्रोडक्ट भी आप ही बना रहे हो और रॉ मटेरियल तो आप माइन करके पहले से एक्सट्रैक्ट कर ही रहे थे। तो जो भी माइनिंग कंपनीज अपने आप को इस तरह से फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर पाएगी वो बेटर मार्जिन्स और बेटर प्रॉफिट कमा पाएगी, बिकॉज इट कैन कैप्चर द वैल्यू एडिशन। क्योंकि आप जब एक एक स्टेप करके फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको बेनिफिट क्या चीज का मिल रहा है, आप जो वैल्यू एडिशन कर रहे हो ना पूरे वैल्यू चेन में, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है और वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। Moreover, if the mine and metal plants are located nearby, अगर कोई माइन और आपका मेटल प्लांट जो है, आपका माइन तो जहाँ था वहीं है, आपने अगर मेटल का प्लांट भी उसी माइंस के आसपास नियर बाई बना लिया तो आपका वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी बचेगा। Then it can save on transportation cost and bringing in further operating efficiency which leads to higher profit margin। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को अगर आप बचा पाओगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा बेटर बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल समझाया है कि कैसे ऑयल इंडिया जो है वो मोस्ट एफिशिएंट पीएसयू है। इसको प्लीज रिकमेंडेशन मत समझिएगा, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस टू अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यू चेन वर्क्स। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि बिजनेस जो है ऑयल इंडिया का, अगर बिजनेस देखें तो बिजनेस क्या है, एक्सप्लोरेशन है। तो 50% बिजनेस इनका एक्सप्लोरेशन से आता है, रिफाइनिंग से 40% आता है और बाकी 10% के आसपास इन्वेस्टमेंट से आता है। रिच रिजर्व्स है इनके पास, ऑयल इंडिया के पास, और दे आर वेरी एफिशिएंट प्रोड्यूसर ऑल्सो। 70% ऑफ द ब्लॉक्स आर इन कैटेगरी 1 बेसिन। Global best F&D and RRR ensures growth, visibility and profitability। फिर ऑयल इंडिया का आप ये आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन किस तरह से ओवर द ईयर्स बढ़ा है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ा है। तो प्रोडक्शन फ्रॉम 14 टू 24 इज 0.7% कैगर। फिर FY24 से FY30 में इनका प्रोडक्शन 7% के कैगर, यानी 10 टाइम्स इंप्रूव होने वाला है। तो 14 से 24 में इनका प्रोडक्शन काफी स्लो था, काफी डल था,
जो ग्रो हो रहा था सिर्फ 0.7% के कैगर से, बट अब ये 7% के कैगर से ग्रो हो सकता है। एफिशिएंट पाइपलाइन एंड रिफाइनरी है इनके पास। इंश्योर इंश्योर द बेस्ट इन क्लास यूटिलाइजेशन। वैल्यूएशन का बात करें तो कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स कैन डबल बाई FY30, ऐसा अनुमान है कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का और कुछ रिसर्च एनालिस्ट का। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। मैंने इंडिविजुअली इस कंपनी पे इस तरह से वैल्यूएशन पे कोई खास स्टडी नहीं किया है, ये रिपोर्ट में मिला, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया। रोटो पंप्स का बात करें तो बिजनेस दे आर पॉजिटिव पंप्स फॉर ऑयल ड्रिलिंग, यानी ऑयल ड्रिलिंग के लिए रोटो पंप्स का बिजनेस पॉजिटिव है। पुलिंग एंड ट्रांसपोर्ट की फोकस एरिया वहाँ इनका कहाँ पर है, डाउन होल पंप्स, मड मोटर्स, स्पेयर पार्ट्स में। ग्रोथ जो है 20 to 25% रेवेन्यू कैगर फॉर द फ्यू ईयर इज पॉसिबल। उषा मार्टिन बिजनेस कहाँ पर है, वायर रोप्स में। माइनिंग में उनका जो रोप होता है, ऑयल एंड गैस में वायर रोप्स यूज होता है, फिर माइनिंग में जो रोप्स यूज होता है वहां से 40% रेवेन्यू इनका आता है। की फोकस एरिया इनका कहाँ पर है, न्यू फैक्ट्री इन्होंने स्टार्ट किया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये लोग यूएस में और मिडिल ईस्ट रीजन्स में सप्लाई करेंगे। दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 15% कैगर। किर्लोस्कर न्यूमेटिक का बात करूँ तो कंप्रेसर्स फॉर ऑयल एंड गैस ये लोग बनाते हैं, एज वेल एज सीएनजी स्टेशन। फिर की फोकस एरिया इनका कहाँ पर है, लार्ज गैस पैकेजेस, सीएनजी स्टेशन, कोल्ड चेन, ये सब में इनका है। एंड कुछ हाउसेस का एक्सपेक्टेशन है दैट दे विल ग्रो एट अ कैगर ऑफ 20%। अगेन आई विल रिपीट, आप ये डेटा पढ़ के कहीं भी इन्वेस्ट मत करिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह से वैल्यू चेन काम करता है। कि ऑयल इंडिया जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, पर उस ऑयल को ड्रिलिंग करने में, उनके वायर में और कंप्रेसर में कौन कौन सी कंपनीज है जो उनको हेल्प कर सकती है। So these are the companies which ultimately help. So this is how the value chain plays their role. Integration of operations by mining companies into metal production, that is downstream activity. यानी ये आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो कि पहले आप माइनिंग कर रहे थे, अब माइनिंग से आप मेटल का प्रोडक्शन कर रहे हो। हेल्प्स देम रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सिक्लिकलिटी व्हेन कंपेयर टू स्टैंड अलोन माइनिंग बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप स्टील या मेटल बनाओगे तो मेटल बिजनेस सिक्लिकल नहीं है, मेटल इंडस्ट्री भी अपने आप में काफी सिक्लिकल बिजनेस है। बट बात हो रहा है व्हेन इट्स कंपेयर टू द माइनिंग बिजनेस। तो माइनिंग बिजनेस के मुकाबले मेटल बना के बेचने का जो बिजनेस है, उसमें सिक्लिकलिटी का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम आता है। जबकि आप 100% अगर सिर्फ माइनिंग पे ही डिपेंडेंट हो, तो आपका बिजनेस पे जो इम्पैक्ट आएगा सिक्लिकलिटी का, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। Another factor that reduces the impact of cyclicality is the presence of customers of downstream product in many different industry। और दूसरा जो फैक्टर है जो कि सिक्लिकलिटी के इम्पैक्ट को कम करता है, वो है कि आपके जो कस्टमर्स होंगे, जब आप मेटल बना के बेचोगे तो आपके जो कस्टमर होंगे वो वेरियस अलग अलग इंडस्ट्रीज को बिलोंग करेंगे। पर जबकि आप सिर्फ माइन से एक्सट्रैक्ट करके और बेचोगे, तो आपके पास जो कस्टमर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं मेनली। तो आपका जो डिपेंडेंसी होगा वो एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। बट जब आप मेटल बना के बेचते हो, तो फिर क्या होगा, आपका एप्लीकेशंस जो है वो रियल एस्टेट में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपके जो कस्टमर बेस होंगे वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट जो होगा स्लो डाउन का, या फिर आप बोलो सिक्लिकलिटी का जो इम्पैक्ट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि मेटल्स का, अगर बात करूँ आयरन एंड स्टील, तो उसका वैल्यू चेन कैसे काम करता है कि आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल। तो इनपुट्स क्या चाहिए आपको स्टील बनाने के लिए, आयरन ओर जो होता है वो आपके लिए इनपुट का काम करता है। तो इंडिया हैज अबंडेंट रिजर्व्स एंड एनएमडीसी एंड लॉयड स्टील आर द टॉप टू माइनिंग कंपनीज। और ये दो कंपनी है जहां पर आयरन ओर के रिजर्व्स काफी ज्यादा है, एंड दे आर द टॉप टू माइनिंग कंपनीज। मैंगनीज ओर का जरूरत पड़ता है, इज इन शॉर्ट सप्लाई इन इंडिया। तो मैंगनीज ओर जो है वो इंडिया में सप्लाई इसका बहुत कम है, एंड मॉयल एंड संदूर मैंगनीज आर द टू प्लेयर्स। तो मैंगनीज ओर के अगर एक्सट्रैक्शन में आप देखना चाहते हो तो मॉयल एक कंपनी है, संदूर मैंगनीज कंपनी, इसको आप स्टडी कर सकते हो कि किस तरह से लोग मैंगनीज ओर में प्रोडक्शन कर रही है। कोकिंग कोल का बात करें तो इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन इंडिया, एंड वी इम्पोर्ट कोकिंग कोल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो स्टील बनाने के लिए आपको आयरन ओर चाहिए, मैंगनीज ओर चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए। आयरन ओर आपको एनएमडीसी और लॉयड स्टील जैसी कंपनी से खरीदना पड़ सकता है। मैंगनीज ओर जो है आपको संदूर मैंगनीज या मॉयल जैसी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। कोकिंग कोल के लिए आपको इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के माइंस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा।
पेनफुल ईयर्स का बात करें, चलिए पेनफुल ईयर्स को समझने से पहले एक छोटा-सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कंटेंट आपको पसंद है, आपको इस तरह से डीप नॉलेज लेके रिसर्च करके एक पोर्टफोलियो बनाने में अच्छा लगता है और आप इस तरह का नॉलेज लेना चाहते हैं, इस कंटेंट को, इस तरह के कंटेंट को और भी सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, रिसर्च में आप करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट का एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट करियर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे रिसर्च कैसा होता है। तो आप हमारे वेबसाइट जो है www.schoolofinvesting.org उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सिस्टमैटिक ढंग से और स्ट्रक्चर्ड वे में इस रिसर्च को सीख सकें। आप अलग-अलग यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ हैं जहाँ पर भी आपको थोड़ा-थोड़ा सीखने मिलता है, बट स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने का बेनिफिट यूट्यूब से बहुत कम मिल सकता है या नहीं के बराबर मिल सकता है। तो वहाँ पर एक चैलेंज आ जाता है। तो इसीलिए मैंने एक कोर्स डेवलप किया कि आप स्टेप बाय स्टेप पहले सीखेंगे कि पीएल को कैसे स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट कैसे करते हैं, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, फिर पीएल बैलेंस शीट और कैश फ्लो को इंटीग्रेट करके कैसे देखते हैं कि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंटिंग सही है कि नहीं। ये सब कुछ हमने कोर्स में बनाया है। चलिए मैं आपको अपने वेबसाइट का एक छोटा-सा टूर करवाता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कंटेंट्स क्या-क्या हैं, किस तरह के कोर्सेज़ हैं और आप इसका बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं। सो ये हमारे वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये सारे कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किया ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मार्केट में लूज़ करने से बचा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सेक्टोरल नॉलेज चाहिए तो आप ये वाला हमारा जो कोर्स है ना, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत रीज़नेबल मैंने रखा है, मैंने कोई ओवर चार्जिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई गिमिक करने का कोशिश नहीं है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम प्राइस पे मैंने कोर्स को रखा है। आप जब ये कोर्स को अवेल करेंगे ना, आप रियलाइज़ करोगे कि इसमें जो नॉलेज है, जो डेप्थ है इंडस्ट्री का, वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोशिश करोगे, उसके बारे में स्टडी करने का कोशिश करोगे। मैं आपको थोड़ा-सा एक दिखाना चाहता हूँ क्या-क्या सेक्टर्स हमने इसमें कवर किया है। सपोज़ यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या-क्या कोर्स अवेलेबल है। इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हो, तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या कंटेंट हमने डाला है। तो सेक्टर एनालिसिस का एक फ़ोल्डर है, उसमें आप कौन-कौन सा सेक्टर हम कवर किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से हम ये स्टील सेक्टर का पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्टील सेक्टर का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप फिर इस तरह का कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूरा जानने मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, पेपर सेक्टर, विंड पावर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, अ, और फिर होटल बिज़नेस के बारे में आपको जानने मिलेगा और स्टील सेक्टर अभी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इवेंचुअली। और भी 3, 4, 5 सेक्टर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स हम इसमें कवर करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। आपका नॉलेज लेवल उस डेप्थ तक जाएगा जहाँ पर आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में डर नहीं लगेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में भी मिलेंगे, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको एक-एक इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल उस पर्पस के लिए है ही नहीं। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में एक लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, दिस चैनल इज़ फॉर दोज़। अगर आप ट्रेडिंग की उम्मीद से आए हैं या इस उम्मीद से आप आ रहे हो कि इस कोर्स में मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर हम किसी कंपनी का एग्जांपल भी ले रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देयर इज नो इंटेंशन कि आपको मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन दूं। इट इज टोटली एजुकेशन। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े। आप उस लेवल पे अपने नॉलेज को ले जाएं कि आप दूसरों को रिकमेंड करने लायक बने, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज, दैट इज वॉट माई मिशन इज थ्रू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि इस मिशन में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं,
देन दिस कोर्स इज फॉर यू। और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेक्टर का मैंने बताया। सेक्टर के अलावा जैसे अगर कोई बेसिक है जो एकदम फर्स्ट लेवल पे इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वहां से डेटा निकाल के कैसे पीएल बैलेंस शीट से एनालाइज किया जाता है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स। जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे रिसर्च को ले जाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर देम। अगर कोई ये कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको ये दो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज टू कोर्सेज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस, जहां पर ऑलरेडी आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएगा, और एल्स आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा कोर्स आपको किसी भी तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, आप रिसर्च में सीख के आगे बढ़ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और अपने दोस्तों और रिलेटिव जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, सीखना चाहते हैं रिसर्च, खास करके आपके फ्रेंड्स सर्कल जो इक्विटी रिसर्च में अगर करियर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उनको भी आप हमारा कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पेनफुल ईयर्स कैसा था इनका। तो चाइनीज ओवर कैपेसिटी केप्ट प्राइसेस लो, यानी 2013 से 2019 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी खराब गया था। रीजन क्या था कि चाइनीज का कैपेसिटी जो है चाइना में बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, और क्योंकि उनका ओवर कैपेसिटी हो रहा था, उनको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए था, एंड इंडिया वाज अ वेरी स्ट्रांग मार्केट एज अ बायर। तो उन्होंने प्राइसेस को काफी रिड्यूस करके इंडिया में डंप करना चालू किया। डंप तो नहीं बोलूंगा, बट काफी सस्ते रेट में इंडिया में बेच रहे थे। एंड वी नो दैट ये इंडस्ट्री ग्लोबल प्राइस पैरिटी पे चलती है। तो क्या होता है कि चाइना अगर सस्ते रेट पे बेच रहा है, तो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर को भी सस्ते रेट पे ही काम करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या हुआ था, इन लोगों का प्रॉफिट काफी कम हो गया था, इन लोगों में ग्रोथ नहीं था, तो एक्सपेंशन प्लान्स भी नहीं थे। तो वहां पर क्या हुआ था कि ये बहुत पेनफुल ईयर्स था 2013 से 19। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से सिक्लिकलिटी एलिमेंट होता है इस बिजनेस में, कि आपने अगर 2013 के पीक में मान लो पैसा लगाया होगा, तो 6 साल आपका कोई पैसा नहीं बना होगा इसमें। तो दिस इज द काइंड ऑफ सिक्लिकलिटी एलिमेंट विच दिस काइंड ऑफ बिजनेस हैज। तो आपको साइकिल्स को प्ले करना बहुत अच्छा से आना चाहिए। अगर आप मेटल्स में या माइनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये साइकिल समझ में आना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि आपको इस तरह का, जिस तरह का हम स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली इन सिक्लिकल बिजनेस, कि क्या चीज़ बिजनेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है और क्या चीज़ नेगेटिव। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव फैक्टर्स है जो आपने पकड़ नहीं पाए, तो आपका पैसा 5-6 साल के लिए स्टक हो सकता है, या 5-6 साल तक आप कुछ भी रिटर्न नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट लॉस करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ टैरिफ प्रोटेक्शन इंश्योर्ड स्टेबिलिटी एंड ह्यूज वेव ऑफ कंसोलिडेशन। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो किया काफी सपोर्ट करने का बिजनेसेस को, बट फिर भी इट वाज अ पेनफुल ईयर। तो इसमें हुआ क्या, ये जो 6 साल था, इसमें इंडस्ट्री बहुत कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट होने का मतलब होता है कि पहले मान लो अगर 50 अलग अलग कंपनीज थी, या 50-100 कंपनीज थी जो आयरन स्टील बनाती थी, तो छोटे छोटे जितने प्लेयर्स है जो कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाए, लॉस करने लगे, वो लोग वाइप ऑफ हो गए। और बड़ी-बड़ी कंपनीज जैसे जेएसडब्ल्यू, टाटा, जेएसएल, ये सब बड़ी-बड़ी कंपनीज ने वो सब छोटे-छोटे कंपनीज को अक्वायर कर लिया। तो इंडस्ट्री में क्या हुआ, जहाँ 50-60 प्लेयर्स थे, वो गिन के अब 10-12 प्लेयर्स शायद बड़े मेजर प्लेयर्स रह गए। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होना। और आयरन स्टील हुआ, माइनिंग हुआ, इस तरह के बिजनेसेस में ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट हर बार होता है। जब भी एक स्लो डाउन का फेज आएगा, तो छोटी कंपनीज वाइप ऑफ हो जाएंगी और कंसोलिडेशन आएगा। Subdued demand and suppressed global prices of iron ore and manganese ore ensured that mining companies also never bothered to increase production। तो क्या हुआ, जब आयरन और स्टील का इंडिया में डिमांड ही नहीं था, क्योंकि फॉरेन से यानी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था, तो जो माइनिंग कंपनीज है वो लोग भी अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई। जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन बढ़ा के, खर्चा बढ़ा के करेंगे क्या। तो उन लोगों ने भी अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। फिर 2022 से 30 इज एक्सपेक्टेड कि इट इज अ बूम पीरियड, बट वी नेवर नो फ्यूचर के बारे में। बट हाँ, 2022 से हम एक रिवाइवल देख रहे हैं कि किस तरह से मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज में रिवाइवल आया। द गवर्नमेंट हैज बिकम सीरियस अबाउट इंक्रीजिंग इंडिया स्टील प्रोडक्शन फ्रॉम 120 टन्स इन 2022 to 300 tons by 2030। Companies like JSW and Tata Steel are on capex spree since the past few years। तो ये लोग काफी capex कर रहे हैं अभी।
There is intense pressure on mining companies to increase the output to support the increased steel production, और गवर्नमेंट की तरफ से माइनिंग कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा इंटेंस प्रेशर है कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि स्टील का प्रोडक्शन को हम 120 टन से 300 टन ले जाएंगे, और आप अगर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाओगे तो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है माइनिंग कंपनीज पे कि यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। Government is ensuring ease of environmental clearance, use of modern माइनिंग टेक्निक्स। और गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या सपोर्ट दे रही है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फटाफट दे रही है, और माइनिंग टेक्निक्स नए नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है गवर्नमेंट, और लोगों को बोल रही है अडॉप्ट करने, ताकि आपका माइनिंग में प्रोडक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेशन 7। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हमने सीखा था, और अभी हमने ये सीखा कि किस तरह से आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड होना ज़रूरी हो जाता है जब आप माइनिंग बिज़नेस में होते हो या मेटल बिज़नेस में होते हो, तो आपके लिए बेनिफिट तब होता है जब आप इंटीग्रेटेड बिज़नेस में होते हो। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम सेशन 8 में आएँगे तो हम समझेंगे कि वेरी हाई रेगुलेशंस ऑन माइनिंग इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड पॉलिटिकल रिस्क। तो अभी तक हमने ये समझा कि क्या-क्या करना होगा हमें बेनिफिट्स लेने के लिए। अब ये समझेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल रिस्क क्या है और माइनिंग रेगुलेशंस जो है वो कितने स्ट्रिक्ट है, जो कि इस बिज़नेस में काफ़ी चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं। तो वो हम सेशन 8 में समझेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, किस इंडस्ट्री के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, और हमारा वीडियोज़ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।